जीके का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासक जजल्यदेव प्रथम द्वारा बस्तर के किस छिंदक नागवंशी शासक को पराजित कर बंदी बनाया गया था, जिसे बाद में उनकी माता गुंड कहने पर मुक्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ की जो है जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति या कोरम के संदर्भ में कुल सदस्यों का कितना भाग होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम जो है 1/3 महिलाएं हो। तो इसमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंचायती राज अधिनियम है 1993, उसके अकॉर्डिंग जो किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए, जो ग्राम सभा उसकी गणपूर्ति या कोरम के लिए जो है कुल सदस्यों का कितना भाग होना अनिवार्य है। तो कुल सदस्यों का जो है सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 है, और यदि यही जो है अनुसूचित क्षेत्र है, यह जो है जनजाति क्षेत्र है या पेशा एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र के लिए जो है कितने हैं, 1/3 है, मतलब कुल सदस्य का 1/3 गणपूर्ति या कोरम के लिए। और उसमें का जो है 1/3 का मतलब जो है यहाँ भी 1/3 क्या हो जाएगा, महिला। जैसे मान लो क्या हो गया 1/3, जैसे हम 30 सदस्य ले लिए, 30 सदस्य का 1/3 कितना हो जाएगा, 30 सदस्य का 1/3 10 हो जाएगा। और ये 10 के जो है 1/3 मतलब 33.33 आएगा। तो मतलब ये 10 में लगभग जो है कम से कम 4 जो महिला सदस्य होनी चाहिए, और 6 जो है 6 में महिला भी आ सकते हैं, बट जो है मिनिमम जो है ये 1/3 बोला गया है कि मतलब 1/3 महिला होना चाहिए। तो जो है ये 10 में लगभग जो है 4 महिला सदस्य होनी चाहिए। तो जो कौन सा क्षेत्र के लिए, पेशा क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के लिए। जबकि जो है सामान्य क्षेत्र के लिए क्या है 1/10 या 1/10 भाग। तो जो है ये 30 का 1/10 भाग कितना हो जाएगा, तो 30 गुणा में 1/10, तो ये 3 सदस्य। तो जो है सामान्य क्षेत्र के लिए जो है 1/10 मतलब जो जैसे 30 सदस्य है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/10 जो है ये 3 हो जाएगा। और 1/3 मतलब 1/10 कितना हुआ 3, और इसमें महिला कितना हो जाएगा 1, मतलब जो है ये महिला ये 3 आया, तब इसका 1/3 मतलब 1/3, तो हो जाएगा 1 महिला आ जाएगा। यहाँ पे जो अनिवार्य होना बोला गया है, तो जिसमें कम से कम जो है 1/3 महिलाएं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10 भाग। और यहाँ पे ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए जो है कुल सदस्य, तो कुल सदस्य में जितने भी जो 18 वर्ष के जो वहाँ के जो सदस्य है, मतलब 18 वर्ष के हो गए हैं, उन लोग जो है ये ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं जो पंजीकृत होने के बाद। तो मतलब उसमें जो है पूरे जो गांव के जितने लोग हैं जो 18 वर्ष के हो गए हैं और पंजीकृत है, और सब इसमें जो है ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10 भाग। क्वेश्चन है, सिरपुर के बौद्ध पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, चीनी यात्री हेनसांग ने जो है 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी। तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो है चीनी यात्री हेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी। और ये जो इन्होंने जो है ये चीनी यात्री हेनसांग है, इन्होंने जो दक्षिण कौशल था मतलब जो छत्तीसगढ़, तो ये जो दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपने पुस्तक में क्या नाम लिखा था, किया श्लोक कहा था, किया शोलो। तो छत्तीसगढ़ को इन्होंने या दक्षिण कौशल को इन्होंने जो है चीनी जो यात्री हेनसांग है इसने क्या किया था, क्या कहा था, किया श्लो कहा था छत्तीसगढ़ को। तो ये जो कथन जे सही है। उसके बाद जो है जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में जे नहीं है तो ऑप्शन सी हटा देंगे। उसका जो है कथन के दिया है, सिरपुर में आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार प्रमुख बौद्ध संरचनाएं हैं। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा कि सिरपुर में जो आनंद प्रभु कुटी विहार हो गया और स्वास्तिक विहार, ये दोनों बौद्ध संरचनाएं या बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जो कथन के ये भी सही हैं। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में के नहीं है तो ऑप्शन ए हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, यहाँ से बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में विशाल पसाड़ प्रतिमा उत्खनित हुई है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि यहाँ मतलब जो ये सिरपुर के जो बौद्ध जो पुरातात्विक स्थल है या अवशेष है, उसके संबंध में जो है यहाँ जो है
बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में विशाल जो है पसाड़ प्रतिमा उत्खनित हुआ है, तो जो कथन एल ये भी सी है। उसका जो है कथन एम दिया है, सिरपुर में बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव और वैष्णव धर्म के स्मारक एक ही परिसर या क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जो कथन एम भी सी है। तो इसमें जो है चारों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, निम्न जलप्रपातों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, तीरथगढ़ जलप्रपात मूंगाबहार नदी पर स्थित है, जो कांगेर नदी की सहायक नदी है। तो जो कथन कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये तीरथगढ़ जो जलप्रपात ये कौन सी नदी पर है, मूंगाबहार नदी पर स्थित है, और जो कौन सा जो घाटी या ये और जो मुनगा नदी जो है किसकी सहायक है, ये कंगेर नाती, ये जो कंगेर नदी की सहायक नदी है, ये जो कंगेर जो घाटी है उसकी सहायक नदी, तो जो कथन जे सही है। तो जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, अमृत धारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। तो जो कथन के भी सी हो जाएगा कि जो अमृत धारा जलप्रपात MCV या जो है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हसदेव नदी पर स्थित है, तो जो कथन के ये भी सी हैं। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, रानी दा जलप्रपात सुकमा जिले में शबरी नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रानी दा जलप्रपात सुकमा जिले में नहीं है। कौन से जिले में है, ये जसपुर जिले में है। और जो सुकमा जिले में कौन सी जो है जलप्रपात है, रानी दरहा, रानी दरहा। तो जो है ये रानी दरहा जलप्रपात जो है सुकमा जिले में है, और जबकि जो रानी दरहा जलप्रपात कौन से जिले में है, ये जसपुर जिले में है, ना कि सुकमा में। इसीलिए जो कथन है गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है इसमें एल भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। उसका जो है कथन एम दिया है, चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो जो ये चित्रकोट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। तो जो कथन है ये भी सही है। इसमें जो है कथन जे हो गया, के हो गया और एम, ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है जो केवल जो है कथन जे, के और एम सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 जिसमें नेतृत्वकर्ता दिया गया है, और कॉलम 2 जिसमें उसके क्षेत्र दिया है। कॉलम 1 का है ए, वीर नारायण सिंह। तो जो है वीर नारायण सिंह ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो जो है सोनाकान क्षेत्र से संबंधित था। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह कौन से क्षेत्र से संबंधित था, तो हनुमान सिंह जो है ये रायपुर सैन्य विद्रोह से संबंधित था। तो ये वी का हो जाएगा 4, वी का 4। उसके बाद जो है सी में दिया है गेंद सिंह। तो गेंद सिंह जो है कौन सा क्षेत्र से संबंधित था, तो गेंद सिंह जो है परलकोट क्षेत्र से संबंधित था। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया सुरेंद्र शाह। तो जो है संबलपुर से संबंधित था। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3, ए का 3 सभी में दिया है। उसके बाद बी का 4, बी का 4 ऑप्शन ए सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है सी का 1, सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और डी का 2 तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, घटनाओं और संस्थाओं के गठन को, घटना और संस्था दिया गया उसके गठन को काल अनुक्रम अनुसार प्राचीन से नवीन सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले से बाद के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया है कथन के छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। तो जो है ये छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है ये सन 1956 में हुआ था, और ये जो है खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल इन दोनों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन किया गया था। तो जो कथन के का ये है 1956। इसका जो है कथन एल दिया है, छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना। तो जो है छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना ये खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था, खूबचंद बघेल के द्वारा। और ये भी पृथक छत्तीसगढ़ मांग से संबंधित था, भातृ संघ की स्थापना। और एक कब हुआ था, 1967 के आसपास। इसका जो है कथन एम दिया है, छत्तीसगढ़ शोषित संघ की गठन। तो जो है छत्तीसगढ़ शोषित संघ की गठन ये जो है ये भी 1967 में हुआ था। और उसके जो है कथन एन है, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन। तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन ये हुआ था 1983 में।
और ये जो है किसके द्वारा हुआ था? पवन दीवान की सहयोग से। पवन दीवान जो है इसके द्वारा जो है ये 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था। उसका जो है कथन वो दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु जो है छत्तीसगढ़ के जो है निर्माण के लिए सर्वदलीय मंच का गठन ये कब हुआ था? ये लगभग 1998 के आसपास। अब इसको जो अरेंज कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। तो पहले नंबर पे इसमें क्या है? 1956। तो इसको ले लेंगे पहले नंबर पे के 1956। उसके बाद जो है ये 1967 और एम में भी दिया 1967। तो ये जो ये छत्तीसगढ़ जो है भातृ संघ की स्थापना पहले हुआ था। उसके बाद जो है ये छत्तीसगढ़ शोषित संघ का गठन, तो जो है के एल पहले आ जाएगा, उसके बाद एम, और उसके बाद जो है ये 1967 वाला हो गया। अब 1983 जो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, ये हो जाएगा एन, और फिर 1998 ओ, तो लास्ट में आ जाएगा वो। तो शुरू में के सभी में है, के बाद एल भी सभी में है, एल के बाद एम, एल के बाद एम, ये बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। एम के बाद एन, एम के बाद एन, तो ये जो ऑप्शन ए में नहीं है तो ये भी हट जाएगा, और एन के बाद ओ, तो ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, कथन छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग के जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि जैसे पेद्दा हो गया पर प्रशासनिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो है छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा और बस्तर संभाग के जो जनजातीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो है स्थानांतरित कृषि जैसे पेद्दा हो गया पर प्रशासनिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अब इसका कारण क्या है कि इस प्रकार की कृषि पद्धति से, मतलब जो ये स्थानांतरित कृषि पद्धति है जैसे पेद्दा हो गया, तो इससे क्या होता है, इस प्रकार की जो कृषि पद्धति है इससे व्यापक पैमाने पर वनों का विनाश होता है तथा मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। तो कारण भी सही है, और एक कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि जो ये स्थानांतरित कृषि है उसे प्रतिबंध लगाने का कारण ही क्या है कि जो है व्यापक पैमाने पर जो वन हो गया, वनों का विनाश होता है और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग जो है ये अंतर्गत राज्यसभा में जो राज्य और जो है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी यूनियन टेरिटरी के जो क्षेत्र हो गया, उन क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, मतलब जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको सांसद बोलते हैं, तो इसके जो निर्वाचन के लिए कौन सी जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें जो है ये एकल संक्रमणी मत द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है, और इसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नहीं होता है, क्या होता है ये? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, 1858 की क्रांति के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सैन्य पुनर्गठन हेतु गठित किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सेना में फूट डालो और राज करो की नीति लागू की गई थी? तो यहाँ पे बताना है कि 1857 की जो क्रांति है उसके उपरांत, मतलब उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सैन्य पुनर्गठन के लिए भारतीय सैन्य पुनर्गठन के लिए गठित किस आयोग की सिफारिश के आधार पर सेना में जो है फूट डालो और राज करो की नीति लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। और पील आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था? तो ये जो है जोनाथन पील की अध्यक्षता में। तो जो है ये जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग की गठन किया गया था, और ये कब गठित किया था? 1858 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस रूप में विशेष महत्व दिया था? यहाँ पे बताना है कि जो है ये भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 32 हो गया, जिसमें क्या है संवैधानिक अधिकारों की बात करता है,
यह जो है संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करता है। ये अनुच्छेद 32, तो इसमें जो है ये भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस रूप में विशेष महत्व दिया था? तो जो ये अनुच्छेद 32 है इसको इन्होंने क्या कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये जो अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा है और हृदय है, ऐसा जो कथन जो है किसका? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की आत्मा और हृदय। क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? तो जो है ये जनसंख्या घनत्व है, इसका क्या अभिप्राय है इसको बताना है। तो जो है जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, हर एक जो किलोमीटर जो क्षेत्र हो गया, स्क्वायर मतलब जो है हर एक जो वर्ग किलोमीटर हो गया या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या, जो व्यक्तियों की औसत संख्या है, उस औसत संख्या को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्तियों की औसत संख्या है उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस घटक की प्रमुख भूमिका होती है? तो यहाँ पे बताना कि जो मानव शरीर में रक्त के जो थक्के हैं, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में या प्रोसेस में निम्नलिखित में से कौन सी जो घटक है उसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। तो जो है प्लेटलेट्स इसकी जो है प्रमुख भूमिका होती है तो जो रक्त है उसके थक्का बनने की प्रोसेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण के संबंध में कौन से प्रावधान उपयुक्त है? तो यहाँ पे बताने की जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जो शिक्षण के संबंध में कौन से जो प्रावधान उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में दिया है केवल उच्च शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में दिया है जहाँ तक संभव हो कम से कम जो है क्लास 5 या कक्षा 5वीं तक, और बेहतर हो तो कक्षा 8वीं एवं आगे तक जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाना चाहिए। तो ये जो कथन बी, ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है कम से कम जो है ये 5वीं क्लास तक का जो है ये अनिवार्य किया गया है मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान जो है ये क्लास 5 तक का या 5th क्लास तक का जो है मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसके संबंध में या संदर्भ में सही कथन का चयन करने हैं। कथन जे दिया है, यह अधिनियम केवल केंद्र सरकार के विभागों पर लागू होता है, राज्य सरकार के निकायों पर नहीं। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये RTI जो है 2005 ये जो है केंद्र सरकार की जो है विभिन्न जो संस्थाओं या विभागों के साथ साथ राज्य सरकार की भी, जो राज्य सरकार हो गया या स्थानीय सरकार हो गया, उन सभी की विभाग या संस्थाओं पे लागू होता है, ना कि केवल केंद्र सरकार। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा। जिसमें जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, सूचना प्रदान करने की जो सामान्य समय अवधि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन तक निर्धारित है। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो है सूचना प्रदान करने की जो है सामान्य अवधि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन तक निर्धारित है। तो जो कथन के ये सही है, कथन के सही है। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जो है जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो जो है उसे 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा, यदि जो मांगी गई सूचना या इन्फॉर्मेशन जो है क्या है किसी व्यक्ति के जीवन हो गया या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उस कंडीशंस में उससे जो है 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। तो जो कथन किया जाना है मतलब अनिवार्यता की बात करता है। तो जो कथन एल ये भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, द्वितीय अपील संबंधित जो है द्वितीय अपील संबंधित जो केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है। तो जो द्वितीय जो अपील है उससे संबंधित जो है ये केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष उसको दायर की जा सकती है। तो जो कथन एम ये भी सही है। इसमें जो है कथन के, एल और एम सही है। तो जिसमें जो है एल नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए, इसमें जो है के एल बच दिया, एम नहीं है तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा, और ऑप्शन ए में जो है एल नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें जो है केवल जो है कथन के, एल और एम दिया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकारों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन है, तो उसके दौरान जो है गठित जो समांतर सरकार है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो जो कथन जे दिया है, बलिया में जित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार गठित की गई थी या हुई थी। तो जो कथन ये जैसे ही हो जाएगा कि बलिया क्षेत्र में या बलिया में जो जित्तू पांडे है इसके नेतृत्व में समांतर सरकार गठित की गई थी या हुई थी। तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है कथन के दिया है, सतारा में गठित प्रति सरकार लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली समांतर सरकारों में प्रमुख थी। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि जो 17 में गठित जो प्रति सरकार थे वो लंबे समय तक सक्रिय रहने वाली समांतर सरकार में प्रमुख थी। तो जो कथन के ये भी सही है। उसका जो है कथन एल दिया है, तामलुक में गठित जो है जाति सरकार ने विद्युत वाहिनी नामक संगठन का गठन किया था। तो जो कथन एल भी सही है कि जो तामलुक में जो गठित जाति सरकार है उनके द्वारा विद्युत वाहिनी नामक संगठन का गठन किया गया था। तो जो कथन है ले भी सही है। तो ऑप्शन ए सी में एल नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। इसका जो है कथन एम दिया, इन सभी समांतर सरकारों को महात्मा गांधी का प्रत्यक्ष प्रशासनिक निर्देशन प्राप्त था। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी समांतर सरकार है उनको जो है महात्मा गांधी जी द्वारा डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जो है प्रशासनिक निर्देशन प्राप्त नहीं था। इसमें जो है स्थानीय जो लोग हो गया, स्थानीय लोग, ये स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी का इसमें जो है प्रत्यक्ष प्रशासनिक निर्देशन प्राप्त नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है जो केवल कथन जे, के और एल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है केवल जो है कथन जे, के और एल सही है। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिए है। सूची 1 का ए जोग जलप्रपात। तो जो है ये जोग जलप्रपात एक कौन सी नदी पे है? तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पे है। ए का हो जाएगा 2, ए का 2। इसका जो है बी में दिया है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो जो है शिव समुद्रम जलप्रपात एक कौन सी नदी पर है? तो जो है कावेरी नदी पर है। तो ये बी का हो जाएगा 4, कावेरी नदी। इसका जो है सी में दिया है धुआंधार जलप्रपात। तो जो है ये धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है? ये जो है नर्मदा नदी पे है। तो इसी का हो जाएगा 1, नर्मदा नदी। इसका जो है डी में दिया है हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात ये कौन सी नदी पे है? ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। तो डी का हो जाएगा 3, स्वर्ण रेखा नदी। ए का 2 जो है सभी में है। उसका जो है बी का 4 ऑप्शन ए सी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। और ए और बी में है बी का 4। उसका जो है सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और डी का 3 तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 का ए प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? कि 1951 से 1956 तक। उसके बाद जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, कब से कब तक था? तो 1956 से 1961 तक था। उसके बाद जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 तक था। और पंचवर्षीय जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 से 1978 तक था। ये 1974 से 78 तक था ये पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है ये पहला दिया है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और सूची 2 में दिया है मॉडल से संबंधित। तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल से संबंधित था? तो ये जो है ये था हेरोडोमर मॉडल और किसी विकास से संबंधित था। ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2। इसका जो है बी में दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये महालनोबिस मॉडल और भारी उद्योग पर संबंधित था। तो ये वी का हो जाएगा 1, वी का 1। इसका जो है सी में दिया है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित था? तो जो है आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका जो है डी में दिया है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ये था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, और इसी में जो है ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो डी का हो जाएगा ये 3, डी का 3।
ए का 2 जो है सभी में दिया है। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन ए बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है ये सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 3 तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये निम्नलिखित जो विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है उसको उनकी जो है तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम उसको मतलब जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है कथन के में दिया है दृश्य प्रकाश। तो जो है दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य होता है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और जिसकी जो है तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसकी जो है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति और उसकी जो ऊर्जा है ये क्या होती है, अधिक कम होती है। मतलब जिसकी जो तरंग दैर्घ्य क्या हो अधिक हो उसकी फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा या एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब ये जो कथन एल में दिया है पैरावैगनी किरणें, जो है पैरावैगनी किरणें तो इसकी जो है तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10 नैनोमीटर से लगभग ये 400 नैनोमीटर तक होती है, 400 नैनोमीटर तक। उसके बाद जो है ये एम में दिया है रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग की जो है ये तरंग दैर्घ्य कितना होती है, 1 नैनोमीटर से ये लगभग जो है किलोमीटर तक का होती है, कई किलोमीटर तक। मतलब जो ये रेडियो तरंग है उसकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है रेडियो तरंग की, और 1 नैनोमीटर से ये लगभग जो है कई किलोमीटर तक होती है। उसके बाद जो है कथन एन में दिया एक्स किरणें। तो एक्स किरणें की जो तरंग दैर्घ्य कितना होती है, सबसे कम होती है इसकी तरंग दैर्घ्य 0.01 नैनोमीटर से ये लगभग जो है 10 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर से लगभग जो है 10 नैनोमीटर तक किसकी होती है, एक्स किरणें की। और इसकी जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा जो क्या होती है सबसे अधिक होती है किसकी, एक्स किरण की। उसके बाद जो है ये अवरक्त किरणें दिया गया है, अवरक्त किरणें तो इसकी जो है तरंग दैर्घ्य कितना होती है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 700 नैनोमीटर से लगभग 1 मिलीमीटर। अब इसको हमें जो है क्या करना है, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में अरेंज करना है, मतलब अधिक से कम। तो अधिक सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है इसमें, ये जो है ये इसका जो है 400 से 700 और इसका जो है 10 से 400 और जो रेडियो तरंग की 1 नैनोमीटर से 10 किलोमीटर तक का। तो देखो ये सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है इसमें, जो है नैनोमीटर से किलोमीटर की बात कर रहा है। मतलब ये जो नैनोमीटर नहीं, ये जो है मिलीमीटर जो रहता है ये 1 मिलीमीटर से जो है किलोमीटर तक का होता है किसका, ये रेडियो तरंग का। तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ये सबसे अधिक इसी का है, एम वाला पहले नंबर पे। उसके बाद जो है ये 1 मिलीमीटर से जो है किलोमीटर तक हो गया। अब उसके बाद इससे अधिक कौन सा दिख रहा है, ये 4 से 700 है, ये 10 नैनोमीटर से ये 400 नैनोमीटर है, और ये 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर है। तो ये जो है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, मतलब ये कौन सा दिख रहा है ये, और रक्त किरणें, तो और रक्त हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो ये 700 से 1 नैनोमीटर हुआ। अब उसके बाद ये 400 से ये 700 है और ये 10 से 400 है, तो ये जो है 400 से 700 वाला हो जाएगा तीसरे नंबर पे के। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पे ये 10 से हो जाएगा ये 400, और ये वाला तो जो है ये और रक्त का ये एक्स किरण का क्या है 0.01, तो ये लास्ट में आ जाएगा। और उसके बाद जो है ये एम हो गया, वो हो गया के, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एल, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ये एन। ये जो है एक्स किरण है इसकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक किसका है, एम वाला, एम मतलब रेडियो तरंग का। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या है, अवरक्त का, और तीसरे नंबर पे है दृश्य का, और चौथे नंबर पे है ये परावैगनी का, और लास्ट में है ये जो एक्स किरण का एन। तो शुरू में एम सभी में दिया है, दूसरे नंबर पे ओ भी सभी में दिया है, ओ के बाद के, ओ के बाद के ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद के बाद एल, के बाद एल ऑप्शन ए में नहीं है तो भेट जाएगा, और एल के बाद एन, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम, उसके बाद ओ के बाद के बाद एल और एल के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो एनईपी 2020 है इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो है 3 से 6 वर्ष की
आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में शामिल किया गया है। तो ये जो है ये 5+3+3+4, इसमें जो ये +5 है वो क्या है, ये जो 5 है ये फाउंडेशनल बेस से रिलेटेड है या फाउंडेशनल जो बेस है। तो ये जो फाउंडेशनल बेस है इसी में जो है 3 से जो 6 वर्ष की बच्चे की जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसके लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में शामिल किया गया है। ये जो कथन सही हो जाएगा। उसका जो है कारण दिया गया कि प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का जो है तीव्र विकास होता है। तो इसमें जो है बच्चों का जो है लगभग ये 85% तक जो है मस्तिष्क का विकास जो है ये इसी बेस में हो जाता है। इसलिए जो NEP 2020 ने इस अवस्था में गुणवत्तापूर्ण जो है ECCE को विशेष महत्व दिया गया। मतलब जो है ये जो क्या बोला जाता है प्रारंभिक जो बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। तो ये जो कारण भी सही है और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।